हेलो, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल रात कोई 10:15 बजे जब साबिक़ वज़ीर आज़म और हालिया मुक़ीम लंदन जनाब नवाज़ शरीफ साहब की एक ट्वीट सामने आई कि उनकी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या अनाद नहीं है, वो नहीं चाहते कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे उन्हें सहने पड़े हैं वो किसी और को भी सहना पड़े। उनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, वो वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फ़राहम करेगी। इसका माखज़ ये है कि साबिक़ फ़ौजी आमिर और सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुबई में उनकी हालत ठीक नहीं है। इत्तलात ये है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है और अब यहाँ से जो फ़ौज ने और हुकूमत ने दोनों ने पेशकश उनके ख़ानदान को की है कि अगर वो उनको यहाँ लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सारा बंदोबस्त किया जा सकता है। इस पर जब से नवाज़ शरीफ साहब की ये ट्वीट आई है तब से खासी बहस चल गई है, न सिर्फ बाकी हलकों में बल्कि मुस्लिम लीग नवाज के अपने हलकों में। यहाँ बताऊँ कि नवाज शरीफ साहब की ट्वीट बाद में आई है। पहले जो डाइस फेंका गया था वो ख्वाजा आसिफ साहब, ना ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा ने कहा था कि जी कोई एतराज़ नहीं है, आप जब चाहें आ सकते हैं और ये आपका मुल्क है। उसके बाद फिर ISPR के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब आए कि फ़ौज चाहती है कि मुशर्रफ साहब जो हैं जिस तरह की उनकी सूरत हाल है तिब्बी वो वापस आ जाएं, ताहम हतमी फ़ैसला ख़ानदान और डॉक्टर करेंगे। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब का आया। अच्छा, इसमें जब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पहला वो डाइस फेंका तो उस वक्त उनके जहन में भी ख्याल नहीं आया कि भैया ये तो अदालत का मामला था बुनियादी तौर पे, तो मैं कैसे ये कह सकता हूँ, पेशकश कर सकता हूँ। इत्तफाक है कि ISPR के DG के भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि भैया ये तो अदालत का मामला है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि जी हम मशवरा कर रहे हैं ख़ानदान से भी और डॉक्टरों से भी। फिर नवाज़ शरीफ साहब जिनकी इस वक्त कोई इंतज़ामी कैपेसिटी तो नहीं है, वो ये कहते हैं कि जी हुकूमत बंदोबस्त करे, मैं उनसे कहता हूँ कि इस तरह ना करें, हम ये हैं। इसमें अदालत किधर है वो हम पता करेंगे हमारे या सज़ा इन लोगों ने दी थी उन्हें। हाँ, लेकिन वो सज़ा जो है वो सस्पेंडेड है, फिर वो भी अदालत ने की ना, वो भी अदालत ने की। तो ये कौन है? जब वो गए थे तो जाहिर है तब अदालत को भी नहीं पता चला था कि जिस तरह से उनको भेजा गया, वो जा अदालत रहे थे लेकिन मुड़ गए एयरपोर्ट की तरफ और उसके बाद बाकायदा रूट लगाया गया और उनको बाहर भेज दिया गया था। अच्छा, फिर जो आप कल जज मरहूम सेठी का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने सजाए मौत सुनाई थी, उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वो मुअत्तल कर दी गई वो सज़ा। 2.5 साल हो गए इस बात। जी, अभी तक कोई सुनगुन नहीं है। हाँ, अच्छा, फ़र्ज़ करें कि अब ये जैसा कि फ़ौज वाले चाह रहे हैं या हुकूमत भी एक पेज पे है कि वो तो अदालत यूं ही खड़ी रहेगी। अदालत इस बात की मुंतज़िर है, मेरा सलमान अकरम राजा से पूछ लें कि वो उनसे पूछ लेते हैं। हमारे साथ सलमान अकरम राजा मौजूद हैं, मारूफ वकील हैं, कानूनी माहिर हैं। वेलकम टू द शो सलमान। ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है जनरल मुशर्रफ के आने में, क्या कोई कानूनी रुकावट है? नहीं, कानूनी रुकावट कोई नहीं है। देखिए, एक शख्स अगर किसी मुकदमे में भी मतलूब हो तो उसको मुल्क आने से तो इस बुनियाद पे नहीं रोका जा सकता। ताहम मुशर्रफ साहब का मामला यूं है कि संगीन गद्दारी के मुकदमे में उनको सजा दी गई। आपने वकार सेठ साहब का जिक्र किया, एक वो ट्राइब्यूनल बना था, लेकिन उस ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ फिर बाद में एक आईनी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई जिसमें ये कहा गया कि ये जो ट्राइब्यूनल कायम किया गया था यही गैर कानूनी था और ये कि आइन का जो आर्टिकल 6 है उसमें चूंकि 18वीं तरमीम 2010 में हुई और कुछ अल्फाज का इजाफा किया गया, यानी कि 3 अल्फाज इस्तेमाल किए गए, एब्रोगेशन, सस्पेंशन और होल्डिंग इन अबेयंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इनको एक संगीन जुर्म करार दिया गया। तो बहस ये हुई कि 18वीं तरमीम से पहले चूंकि जो कुछ भी मुशर्रफ साहब ने किया जिसके हवाले से उन पर मुकदमा बनाया गया था वो 2007 में था, तो उस वक्त ये तमाम अल्फाज आइन का हिस्सा नहीं थे। उस वक्त एब्रोगेशन का लफ्ज सिर्फ आइन में शामिल था, बाकी 2 अल्फाज शामिल नहीं थे। और एक बहस बनाई गई कि जो कुछ 2007 में हुआ, नवंबर में इमरजेंसी
की शक्ल में, वो एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लिहाजा उनके खिलाफ कोई मुकदमा सिरे से बनता ही नहीं। और इस इस्तदाक को लाहौर हाई कोर्ट ने कबूल किया, उस ट्राइब्यूनल को भी कॉश कर दिया और ये कहा गया कि संगीन गद्दारी के मुर्तकिब वो हुए ही नहीं और मामला ख़त्म हो गया। लिहाजा उस मामले के इख्तिताम के बाद तो उनके ऊपर संगीन गद्दारी का कोई मुकदमा बाकी नहीं रहा। हुकूमत ने अदालत के सामने तायद की इस मौक़िफ़ की, मुशर्रफ साहब के वकला के साथ हुकूमती वकला खड़े हुए और बाद में अपील भी हुकूमत की तरफ से नहीं की गई। हुकूमत तो खुश थी उस मामले पर, अपील हुई तो वो बार एसोसिएशंस की तरफ से हुई और वो अपील भी अब पिछले 3 साल से, हालांकि आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा हुकूमत ही लेके गई थी जी। और हुकूमत ने ये कहा कि चूंकि इस वक्त पीटीआई हुकूमत थी जब ये मामला हाई कोर्ट में चला, रिट पिटीशन उस फैसले के खिलाफ, तो ये कहा गया कि जो पिछली हुकूमत थी यानी कि PMLN की हुकूमत थी, उनसे ये गलती हुई, आइन को समझने में कबाहत थी या उनकी समझ ठीक नहीं थी। लिहाजा पीटीआई हुकूमत ने तो इस मामले को ये कहकर ख़त्म किया कि कोई बगावत हुई नहीं थी 2007 में और कोई मुकदमा बनता ही नहीं था। लिहाजा हुकूमत की तरफ से कोई अपील नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट में, बार एसोसिएशंस की जानिब से जो अपील की गई वो अभी तक सुनी नहीं जा सकती। अच्छा, वो जाहिर है साबिक़ हुकूमत उस वक्त एक पेज पे थी तो नहीं एक पेज पे तो सिर्फ हुकूमत थी और फिर नई हुकूमत ने कहा जी पिछली हुकूमत से गलती हो गई, माफ कर दें। आज जो है सब एक पेज पे है। मसलन सेनेट में आपने पता है कि क्या हुआ। सलमान अकरम राजा साहब जरा ये भी सुनिएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो है और बहुत सही सवाल उठाया उन्होंने, तो उनकी बात सुन लेते। ये फैसले करने वाले हम नहीं हैं, फैसले कहीं और होंगे, तो इसलिए जब वो बाहर चले गए आप रोक सके, जब आ जाएंगे आप रोक सकेंगे, तो इसलिए मतलब दिस अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। बिल्कुल वो आए, वो उनका पाकिस्तान उनका घर है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, और मगर ट्रीटमेंट सबके लिए बराबर होनी चाहिए। जी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तो बात की कि भाई ना हमारे बस में था कि उनको बिल्कुल सही बात की, लेकिन कामरान मुर्तज़ा जो सेनेटर हैं, जो साबिक़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला नवाज शरीफ अकेले नहीं कर सकते। वजह क्या है, सुनिए। बलूचिस्तान में जो आज तक हालात सेटल नहीं हुए उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुशर्रफ है। उसने जो आग लगाई है वो आज तक बलूचिस्तान में सुलग रही है। उसने जो लोगों को लापता करना शुरू किया वो आज तक जो है वो इस मुल्क में जो है वो आग लगी हुई है। और अगर इस तरह से प्रोटोकॉल दे के सर इस तरह से वो करना वो चाहेंगे तो वो हम इसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर इस तरह से करते हैं कि मुशर्रफ को जो है ना एजाज के साथ तदफीन कर दीजिए और वकार सेठ को जो है फिर उसको फिर फांसी लगा दीजिए, या उसको सजा देने वाले जजों को फिर फांसी लगा दीजिए। अगर इसी तरह के ट्वीट होने, अगर आपका जाती मसला होता तो आप भले उसको माफ करते, मगर ये कौमी मसला है, इस कौमी मसले में इस तरह से किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जी सलमान राजा साहब, अब ये भी जो कामरान मुर्तज़ा हैं, ये भी साबिक़ सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और बाकायदा एक जो तहरीक चली थी वकला की, वो बहुत इस बात पे क्लियर थी कि मुशर्रफ साहब ने जो कुछ किया उससे कितना नुकसान हुआ। तो अब ये जो कामरान मुर्तज़ा कह रहे हैं, और जाहिर है इसका वो उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान में नवाब अकबर बुगटी के कत्ल के बाद जो जनरल मुशर्रफ के ऑर्डर्स पर हुआ, उसके बाद से हालात अभी तक कंट्रोल में नहीं हैं। तो वो अगर आएंगे तो ठीक है, शायद फेडरल में, पंजाब में, सिंध में इतना ना हो, मगर बलूचिस्तान के लोग तो ज़रूर ये सवाल पूछेंगे कि जो कुछ वहाँ हुआ तो ये अब वापस आ गए। देखिए, वापस आने से तो उनको नहीं रोका जा सकता ना। कोई शख्स किसी भी जुर्म का मुर्तकिब हो, वापस तो आ ही सकता है। सवाल ये है कि वापस आकर क्या उनको एजाज और तकरीम के साथ उनसे मामला किया जाएगा या उनको बतौर एक मतलूब मुल्जिम देखा जाएगा, क्योंकि नवाब अकबर बुगटी साहब के कत्ल के हवाले से भी तालिबन कोई FIR दर्ज है। तो ये मेरा ख्याल है कामरान मुर्तज़ा साहब का नुक्ता है कि वो अगर आते हैं तो फिर
ये देखना होगा कि उनसे सलूक क्या होगा। जी, एक उनका एक सियासी नुक्ता नजर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, हमसे बात करने का। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। और आपको जाते हुए कहा था कि हमने 3.5 साल सुना, घबराना नहीं है। हाँ अमल इस वक्त देखने में। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन अब घबराने की भी सकत नहीं रही, क्योंकि देखिए अगर हम 26 मई से अब तक देखें 84 रुपये पेट्रोल और 119 रुपये डीजल बढ़ चुका है। और ताज़ा तरीन जो अभी आए हैं 24 रुपये पेट्रोल के ऊपर और तकरीबन कितने 263 का इन्होंने 264 का हो जाएगा, ज़ाहिर पंप पे पहुंचेगा तो पेट्रोल अजीब व गरीब सूरत हाल है। सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी हैं और ये भी कह रहे हैं कि आपको रिलीफ देंगे। मतलब ये रिलीफ और तकलीफ जो है ना साथ साथ चल रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही वो दे क्या रहे हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि बैसाखियाँ उतार दी तो बुरा किया या अच्छा किया, लेकिन ये कि देखो तकलीफ तो हमें आम आदमी को चाहे इधर से हो या उधर से हो होनी तो है। सर मतलब उधर से कैसे मुझे समझाएं, मतलब ये आम आदमी रह गया कि मतलब देखो ना इस अच्छा उधर से ऐसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो आपको पता नहीं चलते, लेकिन वो आपका खून चूस लेते हैं। यानी 70% या 60%, मुझे नहीं पता सही है, लेकिन बहरहाल जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके मुकाबले में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो खुशी खुशी तांगे वाला दे देता है, इसलिए उसे पता नहीं चलता है। लेकिन ये चूँकि आप ऐलान करके करते हैं, इसलिए लगता है कि जैसे तकलीफ ज़्यादा हो रही है। अच्छा, ये कह सकते हैं कि यार हमने तो नहीं किया था जो हम पे बोझ डाला जा रहा है, जिन्होंने किया है नहीं वो ठीक है आपकी बात, देखिए ना उन पे कितना बोझ डाला गया, इस पे डिबेट हो सकती है। वो तो सही है कि भाई वो चले लैंडमाइंस लगा गए थे और इनके साथ ये हुआ, लेकिन इनको भी थोड़ा टाइम लगा समझने में, जिस तरह से इमरान खान को टाइम लगा था जब इमरान खान के लिए ये लोग जो है वो लैंडमाइंस लगा के चले गए थे। तो उन्हें भी वो खुदकुशी नहीं करूंगा वाली जो है वो उनके गले पड़ गई। लेकिन लैंडमाइंस तो नाकारा बनानी पड़ती है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो प्लानिंग तो थी नहीं। अब ये तजर्बेकार और 3 दफ़ा के खिलाड़ी और बाकी अनाड़ी, तो वो जो हैं ये जो इन्होंने वो दिया था ना कि आपका भाई आएगा और सब ठीक कर देगा, वो मुझे याद है PTI-MF है ना, वो PTI को ताने देते थे कि PTI-MF, और अब कह रहे हैं कि जी IMF मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं IMF के हाथों। तो अगर यही करना, मैं अगेन अगर आपने सब्सिडीज़ हटा देनी है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं देना, तो हुकूमत की क्या ज़रूरत है। मुझे सिर्फ ये कोई बता दे, ये तो फिर आप आ जाए मैं आ जाऊं, अगर यही करना है मतलब आपने रोज़ एक डंडा तैयार किया हुआ होता है। ठीक है कि वो आपके जो जज्बात हैं वो यकीनन आम आदमी की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि वो ऐसे ही सोचता है और सोचना भी चाहिए। करें क्या? नहीं ओहो करें क्या, शहबाज शरीफ साहब खुद शुरू करें ना। ये जो कर रहे हैं कि 30% जो है वो अफसरों के वो कर दिए, उनको वो पेट्रोल ख़त्म कर दें पेट्रोल उनका, और कहें कि आएँ आप मेट्रो में बैठ कर के आएँ, तनख्वाहें 50% स्लैश कर। नहीं तनख्वाहें नहीं करें, पेट्रोल आप ख़त्म कर दें ना, ख़त्म कर दें। ये तमाम पार्लियामेंटेरियंस, ये जितने ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में वज़ीर आज़म समेत। बात सुनो, ये पता है, ये दरख्त के पत्ते झाड़ने वाली तुम बातें कर रहे हो सर। इस वक्त असल कुछ तो झड़ना चाहिए, आवाम के तो बेचारे असल जो जगह मईशत के कुएं में कुत्ता पड़ा है वो चूंकि नजर ही नहीं आ रहा किसी को, और अगर नजर भी आ रहा है तो उस पर बात नहीं हो रही है कि ये जो कॉरपोरेट सेक्टर्स को और मुख्तलिफ इदारों को तरह तरह से मराआत दी जाती हैं, पोशीदा और एलानिया, इनको जो है ख़त्म किया जाए तो ये जो पत्ते वत्ते झाड़ने का अमल है ना कि जी मेरी तनख्वाह में जो है 50% कमी कर दी, अच्छा जी कर दी तो उससे क्या होगा, 0.6% कम हो जाएगा, फलाना कम हो जाएगा। यार ऐसी जगह पे कुल्हाड़ी आप क्यों नहीं मारते कि जहाँ से 5% का फ़ायदा हो, 10% का फ़ायदा हो।
वहाँ कभी नहीं मारेंगे। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर हुकूमत की क्या जरूरत है? तो अवाम से आप कह रहे हैं कि सब्सिडीज हमें मजबूरन है और ये कुल्हाड़ा कोई भी नहीं मारेगा, ना इमरान खान, ना शहबाज शरीफ, ना कोई फरिश्ता, कोई नहीं मारेगा। इस वक्त तो ये एक्सपीरियंस लोगों की हुकूमत है ना, इस पे बात कर लेते हैं। पुराने जो हो गया उसको भी देख लेंगे। एक्सपीरियंस होना। सर मुझे ये बताएं, 84 रुपए पेट्रोल के ऊपर विद इन 4 वीक्स और 119 डीजल के ऊपर, आज तक कभी हुआ है? आज तक कभी हुआ है? नहीं हुआ ना। हाँ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। तो फिर ये बहुत सारी चीजें जो आज तक नहीं होती लेकिन फिर हो जाती। नहीं अब आइंदा आप ये मिसाल नहीं दे सकेंगे कि आज तक नहीं हुआ। नहीं, एक नई मिसाल आ गई सर। ये दोबारा शायद कभी नहीं होगा। इतना ज्यादा 119 रुपए आपके ख्याल में एक महीने में बढ़ेगा आगे कहीं जा करके? यार मतलब आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? सर मैं इस मुल्क में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं कि कल तक अंदाजा नहीं होता था कि ये भी हो जाएगा और वो हो जाता है। फिर आप कहते हैं अच्छा ये हो गया, अब नई चीज नहीं होगी। वही आपकी बात, आप खुद अपनी बात वो कर रहे हैं ना कि जी अशराफिया के ऊपर जो है उनको सब्सिडीज मिलती रहे। आप टीवी पे आकर कहें कि जी अवाम सॉरी हम सब्सिडीज़ हमें ख़त्म करनी पड़ रही हैं आप लोगों के लिए, हमें पता है आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन आप ज़रा मतलब थोड़ा सा सब्र कर ले। जनरल जो परसेप्शन है वो बहुत काउंट करता है कि जो आम पब्लिक है उसका इस वक्त परसेप्शन ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में क्या है। तो इप्सॉस है फ्रेंच कंपनी, उसकी पाकिस्तान सब्सिडरी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के साइंटिफिक अंदाज में दावा करते हैं कि वो सर्वे करते हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के बारे में। तो ताज़ा तरीन उनका जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कि नई हुकूमत ने एक ऐसे वक्त इक़्तिदार संभाला है जबकि मुल्क की मजमूई समत के बारे में 88% पाकिस्तानी जो सर्वे में लिए इन्होंने 88% ये समझते हैं कि मुल्क इस वक्त गलत समत में जा रहा है। अच्छा, इस वक्त अफराते ज़र और महंगाई के असरात पाकिस्तानी शहरियों के लिए नंबर 1 और 2 मसला है। उसके बाद लोड शेडिंग और फिर पिछले चंद माह में रियासती इदारे एक दूसरे से जो छीना झपटी कर रहे हैं इख्तियारात के सिलसिले में कि तू मेरे दायरे में आ रहा है, मैं तुम्हारे दायरे में आ रहा हूँ, वो सबसे अहम मौजू है। अच्छा, अगस्त 2019 यानी खान साहब के दौर से अब तक बेरोज़गारी और इफ़राते ज़र पाकिस्तानी शहरियों की जो परेशानी इंडेक्स है उसमें मुसलसल टॉप पे है। कभी ऐसा नहीं है कि वो 1 2 3 से नीचे आ गया हो। तो ये मैं वही कह रहा था ना कि भले इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो, ये मुस्तकिल टॉप पे चल रहा है बेरोज़गारी और इफ़राते ज़र का जो सर 88% ये सर्वे आया था जब ये अभी अनाउंस नहीं हुआ। अच्छा है। जो जब भी आया बहरहाल इंटरेस्टिंग तो है ना। नहीं बिल्कुल इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं और पढ़ लें। आज सिर्फ 3% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि माशी हालत मुस्तहकम है, यानी 97%। तो 3% हैं कौन? 97% नहीं। तो मैं वही 3% कौन है? अच्छा, और अगले 6 माह में माशी हालात में कोई बेहतरी की उम्मीद आएगी। 60% समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये लॉलीपॉप है। अच्छा, मुल्की इक़्तिसादी हालत मुसलसल पतरी हो रही है। इस परसेप्शन में पिछले 1 बरस के दौरान मज़ीद 18% शहरियों का इजाफा हुआ है। सिर्फ 5% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि मुल्की मालियात जो हैं वो मुस्तहकम हैं। 95% का ये ख्याल नहीं है। 10% पाकिस्तानियों को यकीन है कि उनका रोज़गार महफूज है। 90% को यकीन नहीं है, चाहे वो किसी भी शोबे में काम कर रहे हों। और 50% शहरी जो हैं वो कहते हैं कि पिछले 1 बरस में या तो उन्होंने ख़ुद बेरोज़गारी का तजर्बा किया है या उनके किसी जानने वाले को बेरोज़गार होते हुए देखा है। तो इससे आप सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं। और सिर्फ 9% पाकिस्तानी जो हैं वो ये समझते हैं कि आज के दिन जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के जो मनसूबे और स्कीमें होती हैं उनमें पैसा लगाना या सरमायाकारी करना फ़ायदेमंद हो सकता है। और 90% जो पाकिस्तानी हैं वो गाड़ी और घर वगैरह ख़रीदने से भी हिचकिचा रहे हैं और सिर्फ वो अशिया ज़रूरत ख़रीद रहे हैं जो असेंशियल हैं, जिनके बगैर घरों में गुजारा नहीं होता है। ये है और बस इसी तरह की चीज़ें हैं। तो कोई अच्छी गुड नोट नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल में वो हम अगर अभी फ़ोन पे लोगों को ले लें तो टू के प्रोग्राम बंद हो जाएगा। मैं वैसे कह रहा हूँ कि टू के अलावा जो है आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। जो सूरत हाल है
और सूरत हाल वाकई इतनी संगीन है। ठीक है, ठीक है। तो और इसी पॉजिटिव नोट पे जी, मतलब ये पॉजिटिव पता नहीं नोट है कि नहीं है, क्योंकि नोट नहीं है। तो कल दोबारा मिलेंगे जी, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और हाँ, ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।